अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो अहम मौजू ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के हवाले से केस तो 29 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, लेकिन उस पर एक डेवलपमेंट ये है कि किसी ज़माने में काजी फ़ाइज़ ईसा जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जब एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ था तो उनके वकील हुआ करते थे। अब वही वकील जस्टिस तारिक जहांगीरी का भी दिफा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू इस वीडियो का ये होगा कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को जायज़ करार देने का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन अपील का हक़ देने के लिए एक कानून साजी के हवाले से सबीन साहिबा ने एक खबर दी थी, उस हवाले से एक अपडेट जो है वो भी शामिल करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू इस वीडियो में ये होगा कि मुबैना जाली डिग्री का जो मामला है एक जज का, क्या वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में वो इशू डिस्कस होगा या इसका फोरम हाई कोर्ट है। तो इन तीनों मौजूआत के ऊपर तफसील से बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले करते हैं अकील अफजल से। अकील अफजल साहब, कल हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में इन पर्सन एंट्री जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की, उनकी हद तक तो समझ भी आती है कि जस्टिस जहांगीरी साहब ठीक है, उनका अपना मामला है, मुबैना डिग्री का एक सवाल है। ये भी तनकीद हुई कि जस्टिस सिमन रिफत साहब आपने केसेस छोड़ के उनके साथ गई हैं। बहरहाल अब वो सब कुछ हो गया। 29 तारीख को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हो गया है, तो वकील कर लिया सुना है, क्योंकि पहले तो ये था जी कि वो इन पर्सन आएंगे और ज़ाती हैसियत में आर्ग्यूमेंट्स देंगे और बड़ा उस पर शोर शराबा था, लेकिन अब तो खबर जनाब आपके पास सुना ये है कि कोई वकील भी आ गया है। अब्बासी साहब, पहले जस्टिस सुमन रिफत साहबा की बात कर लेते हैं। उनके ऊपर ये एतराज़ जो है वो कल से किया जा रहा है कि जजेस जो है ना, जजेस यूनियंस नहीं बनाते, जजेस इस किस्म का कोई भी काम नहीं करते जिससे ये कोई तासुर मिल जाए कि जनाब यहाँ पर ग्रुप बंदी है। हाँ, खतूत लिखे जाते हैं जजेस की तरफ से, चले उसमें उनका मुश्तरका मौक़िफ़ होता है और खतूत जो है वो नॉर्मली अपने चीफ जस्टिस को या मुल्क के चीफ जस्टिस को लिखे जाते हैं, लेकिन इस तरह से इज़ारे यकजहती करना या ये चीज़ें जो है ना, ये जज के उस मनसब को जो है वो सूट नहीं करती। जज जो होता है उसका मनसब इन सारी चीज़ों से ऊपर होता है कि उसके जज्बा, माना ये जाता है कि जज के कोई जज्बात नहीं होते। जज जो है वो जज्बाती तौर पर किसी चीज़ के साथ या किसी के साथ अटैच नहीं होता, तो इसी वजह से जज के लिए कहा जाता है कि जज गैर जानिबदार होता है। अगर आज जज साहब जो हैं, जज साहबा उनके मुकदमे में उनके साथ खड़ी हैं, तो इसका मतलब है हो सकता है कल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनना हो, तो जस्टिस सुमन रिफत साहबा ने तो वहाँ पर अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया पहले ही कि वो उनके मौक़िफ़ के साथ जाकर खड़ी हो गई। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो किसी जज के ऊपर जो है वो एक ब्लैक स्पॉट लगाएं। और बिलखसूस जब आपके सामने केसेस भी फिक्स हैं, केसेस आम साइलिन के मुकदमात हैं, आपने वो सुनने हैं, आप वहाँ से काज लिस्ट कैन मनसूख करवाएं और आप उधर चले जाएं, तो इसके ऊपर भी सवाल बहुत सारे सवाल उठते हैं। दूसरा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वकील मुनीर मलिक साहब के हवाले से बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला उलट ये हो गया है कि वहाँ पर पहले मुनीर मलिक साहब ने केस लड़ा था, बाद में काजी साहब जो थे वो इन पर्सन आ गए थे। यहाँ पर पहले इन पर्सन जो थे तारिक जहांगीरी साहब आए हैं और बाद में उन्हें शायद ख्याल आ गया या शायद ये समझाया गया कि अगर कोई भी शख्स अपना मुकदमा खुद लड़ता है तो वो फिर कानून से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि उसमें उसके जज्बात भी शामिल हो जाते हैं और फिर वो जो उसने केस को आर्गूमेंट्स प्योर ऑन लीगल ग्राउंड्स करना होता है वो उस तरह से कर नहीं पाता। वो फिर अपने वाकयात शेयर करना शुरू कर देता है और फिर शायद जिस तरह से पांचों जज साहबान यहाँ पर आए थे कि जनाब उससे तासुर ये मिल रहा था कि अगर ये जज साहबान खुद आएंगे तो शायद ये अपने वाकयात शेयर शुरू करना कर देंगे कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, फिर वो एक नई स्टोरीज, मीडिया ट्रायल्स, फिर वो सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे नज़दीक तो जो मुनीर मलिक साहब जिनका नाम जो है वो हमारे सामने आया है, अभी वकालतनामा अभी इस वक्त तक जमा नहीं हुआ, लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई है कि मुनीर मलिक साहब जो हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिफेंड करेंगे।
ان کے جو ان کو کام سے روکا گیا ہے. ابھی ان کے اوپر کوئی فائنل آرڈر نہیں آیا. وہ بھی ایک واسطہ بڑی بحث جو ہے وہ چھڑ رہی ہے کہ فائنل آرڈر کہاں سے آئے گا, سپریم جوڈیشل کونسل سے آئے گا یا کورٹ سے آئے گا. وہ بھی ایک بڑی بحث ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, ابھی تک اس کا بھی ایجنڈا سامنے نہیں آیا کہ وہاں پر طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو ان کے خلاف شکایت ہے وہ زیر غور آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس پر بھی ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذاتی حیثیت میں انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت صدارتی ریفرنس جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں عارف علوی نے بھیجا تھا ان کے خلاف, جب اس پہ انہوں نے آرگیو کرنے کے لیے جب ریویو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب آرگیو کیا, تو اس پہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریویو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا. اچھا, لیکن بار کی اپلیکیشنز کے اوپر ریویو ایکسیپٹ کیا تھا. اس کے ریزن ڈائسنٹ نوٹ میں, اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ دی تھی کہ ایک جج جو ہے وہ بطور وکیل جو ہے وہ اس لیے پیش نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس پھر کیسز آنے ہیں, اور ان کیسز میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ فری کین بھی ہوتے ہیں. تو ایک جج جو ہے اس کو خود سے اپنے عہدے کے لیے نہیں وہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ایسے تاثر غلط جاتا ہے کہ شاید اس کو کوئی اپنے جج کے عہدے سے کوئی لگاؤ ہے یا کوئی اس قسم کا تھا. وہ اس قسم کا ان کا جو آخری پیرا تھا نا, اس میں یہ کہا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جج کے لیے بار ایسوسیشن جو ہیں وہ کھڑی ہوتی رہی ہیں تاریخ میں بھی, اور آئندہ بھی کھڑی ہوتی رہیں گی, تو بار ایسوسیشن کا آنا زیادہ بہتر ہے. جج کو خود سے اپنے عہدے کے لیے یا اپنی سیٹ کے لیے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. اچھا, اب آتے ہیں فوجی عدالتوں میں سبین کے ٹرائل کے حوالے سے. سبین ایک سٹوری آپ نے دی تھی کہ حکومت جو ہے وہ مشاورت مکمل کر چکی ہے کہ اپیل کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے دیا جا رہا ہے. اب اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ سر, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس دن ایک یہ بھی بحث چل رہی تھی کہ 45 دن کا حکومت نے کہا تھا سپریم کورٹ نے حکومت کو کہ قانون سازی کرے. تو 45 دن ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کریں. آپ لوگوں سے بھی پوچھا, کچھ لوگوں سے پوچھا جی. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جب 22 ستمبر جب تحریری فیصلہ اس کا آیا تھا, اس کے بعد یہ 45 دن شروع ہونے ہیں. تو اس کے بعد اب حکومت جو 45 دن میں جو ہے وہ ڈرافٹ کی جو تیاری ہے انیشلی وہ شروع ہو گئی ہے, یعنی کہ جو ڈرافٹ ہے اس کی گورنمنٹ نے بنانا جو ہے وہ اپیل کے حق کے حوالے سے شروع کر دیا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں تو سپریم کورٹ میں یہ آئینی بینچ میں یہ کیس چلا تھا, 7 رکنی آئینی بینچ سن رہا تھا, اور اس میں پھر جو فیصلہ آیا تو 5-2 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا تھا, اور مندوخیل صاحب نے اس کی فیصلے کی جب اپیلیں منظور کرنے کی مخالفت جو ہے وہ کی تھی. تو اسی فیصلے میں کہا تھا کہ 45 دن میں جو فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل جن کا چل رہا ہے ان کو اپیل کا حق جو ہے وہ دیا جائے. اپیل کا حق دینے کا حکم دے دیا تھا 7 جو مئی کو یقیناً سپریم کورٹ نے جو ہے اس کا شارٹ آرڈر سنایا تھا, اور شارٹ آرڈر میں کہا تھا کہ 45 دن میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کا حق دے. 7 مئی کے بعد 22 ستمبر کو اس کا ڈیٹیلڈ ریزننگ جو ہے وہ 22 ستمبر کو جاری کی گئی, اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے پہلے مشاورت مکمل کی تھی, اور اب جو ہے ہماری خبر کے بعد میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اس پہ ڈرافٹ پہ جو تیاری ہے وہ شروع کی ہے. وہ دن ہم ایک اور بات کر رہے تھے کہ 27ویں ترمیم سے پہلے اپیل کا حق جو ہے وہ جو متاثرین ہیں 9 مئی کے یا جو جن کا ٹرائل چل رہا ہے ان کو جو ہے وہ 9 مئی اس میں جب وہ اپیل کا جو حق ہے وہ گورنمنٹ اب دینے جا رہی ہے. جو ڈرافٹ کی تیاری ہے وہ اس حوالے سے انیشلی اسٹیج پر ہو رہی ہے, اور ممکنہ طور پر کہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل کرے گا, اور پھر اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ میں لا کر قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ 27ویں ترمیم پہ سبین نے بات کی, تو اس حوالے سے کیا سرائیاں تو بہت زیادہ کی جاتی رہی ہیں, لیکن ابھی تک گراؤنڈ میں میری اطلاع کے مطابق 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس ایک مسئلے پہ جس پہ میں تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے کہ ایک جج کی مبینہ ڈگری کا معاملہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی, یا یہ کو وارنٹوں کے اختیار سماعت میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ 184(3) میں دیکھ سکتی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر ہم آرٹیکل 209 کو دیکھیں تو آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ ایک جج کے مس کنڈکٹ کے خلاف ورزی کے اوپر کمپلینٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے گی, کیونکہ اس نے ایز اے جج کوئی مس یوز اپنے پاور کو کیا ہو, مس کنڈکٹ کیا ہو, کسی کو فائدہ پہنچایا ہو یا خود کو فائدہ پہنچایا ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہیں, تو اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دیکھ سکتی ہے کہ اس کے اس اقدام کی وجہ سے اس کو کوئی
माली तौर के ऊपर फ़ायदा खुद को हुआ हो, अपने किसी रिश्तेदार को पहुँचा, ये सारी चीज़ें मिसकंडक्ट में जो है वो फॉल करती हैं। तो अब मतलब जज बनने के बाद से जब वो जज हो उस दौरान में, तो अब ये जो डिग्री वाला मामला है, जो मुबैना तौर के ऊपर जो इल्ज़ाम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर डिग्री वाला मामला है, ये मामला तो उनके जज बनने से पहले का है। तो जब एक इकदाम एज अ जज उनका नहीं है, तो फिर वो ड्यूरिंग जज उनके इस डिग्री वाले इशू को, क्योंकि वो तो डिग्री वाला मामला पहले था, जज वो बहुत बाद में बने, तो किस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको देख सकती है। तो ये एक ओपिनियन, एक राय बहरहाल ये भी आ रही है कि ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डोमेन में शायद ना आए, और ये मामला जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद ये कोवरंटों के ही इख्तियार समात में हो। लेकिन हमने जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकने के जो फैसला है उसकी तनकीद इस वजह से की कि अभी उस पटिशन के जो हमारे दोस्त वकील मियाँ दाऊद साहब की तरफ से फाइल की गई थी, अभी उस पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार हैं। अभी ये तय होना बाकी था कि ये पटिशन मेंटेनेबल है या नहीं है। तो मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड किए बगैर एक जज को जुडिशल वर्क से रोक देना, ये एक बहुत बड़ा हुक्म है। तो इसलिए बेहतर ये होता कि पहले फ्रीकैन को सुना जाता और ये तय किया जाता कि हाँ जी ये दरख्वास्त काबिल समात है। दूसरी रीज़न इस पे ये है कि ये भी सवाल बिल्कुल किया जा रहा है कि लगभग 3 दहाइयों से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद अचानक से एक जज की डिग्री का मामला क्यों ज़ेर बहस आ गया है, ये पहले क्यों नहीं आया। भाई साहब, ये वैसे इस सवाल का जवाब मैं इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहस है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मुकदमात ऐसे आते हैं कि जनाब फलां शख्स जो था इसने 20 साल सर्विस की, 20 साल के बाद इसकी प्रमोशन नहीं मिल रही थी, ये प्रमोशन के लिए जनाब सर्विस ट्रिब्यूनल गया तो पता चला कि जनाब इसकी जो डिग्रियाँ थी उनकी इंक्वायरी हुई और वो फारग हो गया। अब वो फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें आती हैं। ऐसे मुकदमात हम रोजाना देखते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम के फ्लॉज हैं कि जिस टाइम आप किसी को भी किसी भी ओहदे पर रख रहे हैं उस टाइम डिग्रीज की वेरिफिकेशंस तो उसके इंटरव्यू होने से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम जो है उसका ये बिल्कुल उसका ये खामी है, लूप होल्स आप कह लें कि ये रखे गए हैं या ये सिस्टम में लूप होल्स हैं कि जब भी कोई शख्स किसी भी ओहदे के लिए अपॉइंट होता है तो उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन नहीं की जाती, उसको ओहदा दे दिया जाता है और फिर जब कोई डिस्प्यूट बनता है तो उस वक्त उसकी डिग्री की वेरिफिकेशंस होती हैं। ये सिर्फ तारिक जहांगीरी साहब कोई ऐसी कोई दुनिया में वाहिद पहली मिसाल नहीं है कि जिनके ओहदे पर आने के बाद हुए हैं। ऐसे मुकदमात हम आए रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं, अदालत हाई कोर्ट्स में सुनते हैं, जहाँ एक शख्स अपॉइंट होता है 15 साल के बाद वो प्रमोशन लेने जाता है कि जनाब मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही और वहां पर उसकी डिग्री जाली निकल आती है। ये केसेस रोजाना होते हैं वासी साहब। और आखिर में मैं ये ज़रूर आपको एक तारीखी वाक़या ज़रूर एक फ़ैसला का हवाला ज़रूर दूंगा कि यहाँ पे सियासतदानों की जाली डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर न सिर्फ उन सियासतदानों की नाअहलियाँ हुई हैं बल्कि उनको दी गई मरात भी उनसे वापस लेने के अहकामात हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं और ये फैसले देने वाले हमारे जज साहब MNAs भी बन चुके होते हैं जी, और ये फैसले जो है वो हमारे जज साहिबान ने ही दिए हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।